Welcome to Stories of Courage, a podcast series by Max Healthcare. Along with expert medical care, a patient's courage and resilient spirit play a critical role in overcoming a difficult disease. आइए इस पॉडकास्ट में सुने कुछ ऐसी ही करेज की स्टोरीज. In the series of podcasts on stories of courage, we bring to you today another story of courage. And this time it is a journey which is actually going to have you quite spellbound and inspired. I am Dr. Geeta Kadaiprath. I'm Senior Director, Breast Surgical Oncology at Max Institute of Cancer Care, Vaishali. And I'm going to introduce you to this very special guest. Babita, would you like to introduce yourself? I am Babita. I'm 32 years old, and by profession, I am a teacher and a singer. Wow. तो कभी कोई कहता है कि मेरा प्रोफेशन ही म्यूज़िक है, तो मुझे लगता है कि मतलब कितना अच्छा प्रोफेशन है ना. मतलब योर वर्क इज़ समथिंग विच इज़ योर पैशन एज वेल. तो बबीता, मुझे बताओ कि तुम कहाँ से हो. टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड हाउ डिड यू वेयर डिड यू ग्रो अप. मेरा जो जन्म हुआ वो दिल्ली में ही हुआ. बेसिकली हम लोग उत्तराखंड से हैं. माय पेरेंट्स आर फ्रॉम उत्तराखंड और वो दिल्ली आए. फिर हम लोग यहीं पले बड़े, सब कुछ पढ़ाई और जॉब सब कुछ यहीं पे है. और बचपन से ही म्यूज़िक का शौक़ था. जैसा कि धीरे धीरे उसको सपोर्ट मिलता रहा, तो पेरेंट्स की तरफ से उनको भी बहुत इंटरेस्ट था. फादर को कल्चरली बहुत एक्टिव थे, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया इसके लिए. तो ये चीज़ आज तक साथ ही है. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड यू सिंग एंड आई थिंक यू आर एन अमेजिंग सिंगर. बट अदर देन दैट, लेट अस कम टू द कोर पॉइंट ऑफ द स्टोरी, बिकॉज वी नो यू हैव बीन थ्रू ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस. पर मेरे को एक चीज़ जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगी, मैं उस समय से शुरुआत करना चाहूँगी कि जब तुम एक्सपेक्ट कर रही थी. क्योंकि एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल थिंग्स दैट एवरी पेरेंट लुक्स फॉरवर्ड टू. आप पेरेंट बनते ही तब हो जब बच्चा आता है, तो हम लोग सब उसको वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो तुम भी, जब तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी की खबर लगी, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन देन? 2019 की बात है, शायद फरवरी में मेरी जॉब लगी. और उसके बाद फिर हमने सोचा कि 2 साल हो गए थे शादी को, तो फैमिली सब लोग चाह रहे थे, तो हम लोग ने बेबी प्लान करने के लिए सोचा. तो अगस्त में पता चला दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. तो वो टाइम बहुत मतलब बोल नहीं सकते कि कितना अच्छा था. फीलिंग बहुत अच्छी थी. और विद टाइम जैसे ही हर वीक के साथ, हर महीने के साथ ऐसा लगता था अच्छा अब ये चीज़ न्यू हुई है. और यूट्यूब पे सर्च करना, पढ़ना कि क्या होने वाला है. हम लोग अपने आप को दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत प्रिपेयर कर रहे थे कि अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा. तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन प्लान कुछ और ही था. वो कहीं और ही जाना था. बट वो जो टाइम था वो बहुत 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 अच्छा था. वो फीलिंग बहुत अच्छी थी कि अब आप एक न्यू लाइफ को देख रहे हो. प्रेगनेंसी होती भी मतलब बहुत, प्रेगनेंसी में भी है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है. देयर आर लॉट ऑफ बहुत सारी हिदायतें मिलती हैं. पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इन लॉज भी इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं. एंड इट्स अ ग्रेट जर्नी. मतलब वो जो 9 महीने होते हैं उसमें बहुत सारी कुशनिंग होती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है. और आप भी मन में सोच रहे होते हो कि यू नो व्हाट विल इट बी आफ्टर 9 months. सो यू बिकम अ पेरेंट. सो यू एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स दैट कम विद प्रेगनेंसी. लेकिन प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी की होती है वो भी कभी कभी मुश्किल हो जाती है, खास करके शुरू के 3 महीने में जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है, नौजिया हो रहा होता है. लेकिन तुम्हारे साथ तो जो ज़िंदगी ने कुछ अलग ही टर्न लिया. और तब तुम्हें लगा कि भाई इन दिसंबर आई थिंक दैट इज़ व्हेन यू फाउंड दैट देयर वाज अ लंप इन द ब्रेस्ट. और तब फिर क्या हुआ? मतलब जब वो लंप का पता चला, फिर क्या हुआ उसके बाद? सबसे पहले तो मैंने जो गायनी थे उनसे डिस्कस किया कि मुझे ऐसा एक लंप फील हो रहा है. तो उन्होंने बोला कोई और रीज़न हो सकता है. उन्होंने मेडिसिन दिया, बोला 5 days अगर जो लंप का साइज़ है वो कम नहीं हो तो फिर आप अल्ट्रासाउंड कराना. तो लेकिन जो साइज़ था ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था. मैंने शायद इतना 1 इंच के आसपास फील किया होगा. उसके बाद वो विद इन 5 days काफ़ी बढ़ चुका था. तो अल्ट्रासाउंड कराया. अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके जब मैं डॉक्टर रीना के पास गई, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है.
और आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि प्रॉब्लम क्या है, आपका दिमाग उस तरफ नहीं जाता कि प्रॉब्लम ऐसी भी कुछ हो सकती है। तो सोचा कि ठीक है नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक है डॉक्टर मैं आप बता दीजिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उन्होंने बोला डॉक्टर गीता हैं उनसे मिलिए आप। तो मैंने बोला ठीक है मैं इस वीक में कभी भी अपॉइंटमेंट लेके, तो उन्होंने बोला नहीं आप कल ही जाइए। तो तब मुझे लगा कि शायद कुछ सीरियस है कि वो 1 वीक के लिए या 2-3 दिन के लिए रुकना नहीं चाह रहे। तो फिर उन्होंने आपके पास मुझे भेजा। उस टाइम तक भी आपने भी बहुत काउंसिल किया कि ऐसा है, ये हो सकता है, बायोप्सी कराना है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस नहीं था। मुझे था कि ये मुझे तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो सकता, फैमिली हिस्ट्री में नहीं है और एज नहीं है ऐसी कुछ, तो ये कुछ और ही है, नॉर्मल सा कुछ होगा, लेकिन हाँ ये कैंसर नहीं हो सकता। क्योंकि यू वर ओनली 29 एट द टाइम दैट यू केम टू मी। और मेरे को एक चीज़ जो याद आती है, और मेरे को कई लोग पूछते हैं कि आपको याद कैसे रह सकता है, पर कोई यंग बंदा मतलब आता है ना जिसको कि ये इस प्रॉब्लम में फंसता है, जिसको कि कैंसर होता है, तो मेरे को वो याद रहता है क्योंकि हम भी उनके साथ अलग तरीके से जुड़ते हैं। बिकॉज जो यंग होते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ, और ऐसा लगता है कि सडनली कुछ ब्रेक सी लग गई, हम भी अपना सर पकड़ के बैठे होते कि इसको क्यों हुआ। तो ये हमारे भी दिमाग में भी ख्याल आता है। पर जब तुम आई ना, तो मेरे को अभी भी याद है कि तुम में एक धैर्य है, विच इज़ समथिंग दैट आई हैव रिकग्नाइज्ड थ्रू आउट योर जर्नी। मैंने कभी तुमको ना, आई हैव नेवर सीन यू नो डाउन एंड आउट। और जब ऐसा कोई डायग्नोसिस बनता है, वो तो मतलब आप 55 साल पे बनाओ या 75 साल पे बनाओ, काफ़ी मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। बट यू वेंट थ्रू द प्रोसेस, और ये डायग्नोसिस भी बन गया कि भाई ये है कैंसर, एंड यू वर डीलिंग विद प्रेगनेंसी। अब हमारी तो जो बातें हुई, यू मस्ट रिमेंबर कि हमने क्या क्या बातें करी थी कि भाई प्रेगनेंसी भी है, एंड इट वॉज योर फर्स्ट चाइल्ड, एंड नोबडी वांट्स टू, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यू डोंट वांट टू लूज दैट चाइल्ड। एंड तुमको कितने 5 महीने हो गए थे जब तक तुम आई थी हमारे पास? मुझे याद है कि आपने कहा था कि हम कीमो से शुरू करेंगे, तो मेरा फर्स्ट जो चीज़ था, मैंने आपसे बोला क्या हम ये 2-3 महीने बात कर सकते हैं तो बिकॉज़ एक दिमाग में रहता है कि कीमो तो मेरी ही बॉडी को कितना इफ़ेक्ट करेगा। तो जो बच्चा है जो बहुत नाज़ुक है, उसको किस तरह इफ़ेक्ट, वो बहुत एक डर था। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये तो इट्स अ रियल फियर। चाहे मैं कितना भी समझाऊं, पर जो उस सिचुएशन में होता है उसको लगता है कि भाई मेरे पे इतना असर होगा तो मेरे बच्चे पे असर ना हो, ये कैसे हो सकता है। फिर ऑफ कोर्स ये बातें हुई कि भाई ऑब्वियसली सेकेंड ट्राइमेस्टर इज सेफ फॉर कीमोथेरेपी, एंड वी स्टार्टेड यू ऑन कीमोथेरेपी, एंड क्रॉस्ड फिंगर्स। हमने सोचा कि चलो ये सब हो जाएगा। जब मैंने भी तुमसे यही कहा था कि भाई कीमोथेरेपी ख़त्म होगी और फिर हम सर्जरी करेंगे, एंड देन देयर विल बी रेडिएशन एंड ऑल दैट। सो दैट वाज द प्लान। पर हम लोग प्लान कुछ करते हैं और होता कहीं कुछ है। तो यही बबीता की स्टोरी को और मतलब कॉम्प्लिकेटेड या एंड्योरिंग बना देता है, या इसमें इतना मतलब हमें भी लगता है कि शी इज़ बिन थ्रू सो मच। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मेरे ख्याल से 24 दिसंबर को मेरा फर्स्ट कीमो हुआ था, और उसके बाद 3 हफ्ते बाद दूसरा कीमो होना था। ऐसा कुछ था कि 3 हफ्ते बाद दोबारा नेक्स्ट साइकिल वो होना था। तो फर्स्ट 2 साइकिल्स बहुत ठीक थे। आई वाज लाइक ठीक है, मैं तो ठीक हूँ। सब कहते हैं कि नॉजिया फील होता है या खाना नहीं खा सकते, वॉमिटिश होता है, लेकिन आई वाज नॉर्मल। तो मैं सोच रही थी अच्छा मेरे साथ तो सब ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बट वो कहीं ब्लड प्रेशर का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। वो एक दिन ऐसे ही हमने वो बीपी मॉनिटर करने के लिए मशीन ऑर्डर किया मेरी सिस्टर ने। तो उसने बोला चलो चेक करते हैं, सबका घर में बीपी चेक करते हैं। सबका किया, सबका नॉर्मल, और मेरा अराउंड 180-200 ऐसा है। तो मैंने बोला अरे कुछ नहीं है, मुझे तो ना सर दर्द ना चक्कर, कुछ नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, तुमने गलत मतलब चेंज करा लो अपनी जो बीपी मशीन है, ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करा लो। लेकिन बाकियों का वो सब नॉर्मल आ रहा था। फिर बाहर गए, डॉक्टर से चेक करवाया, वो वही रहा। फिर डॉक्टर गायनी से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये जो सिचुएशन है ये ठीक नहीं है, आप एडमिट कर लो, आप एडमिट आ जाओ और एडमिट हो जाओ यहाँ पे। उस चीज़ को भी आई वाज लाइक नहीं, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं किस चीज़ के लिए एडमिट हूँ। लेकिन पेरेंट्स ने बोला नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, आप चलो। तो जब आए यहाँ पे तो
वो बीपी का एक्चुअली इशू था, वो बहुत ज़्यादा हाई था, 180 200 180 200 यही जा रहा था। तो आए, एडमिट हुए, 7 डेज़ में यहाँ रही और मैं बहुत मस्त रही। इनफैक्ट मैं जैसे ही आई तो मैं, वहाँ सिस्टर थे, मैंने बोला सिस्टर रात के 2 बज रहे थे, मैंने बोला मेरे को ना बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मेरे हस्बैंड कहते यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी, अभी 2 बजे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने बोला रुको रुको, आई विल अरेंज समथिंग, और उन्होंने सैंडविच और वो सब अरेंज कराया। तो मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत बीमार हूँ या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है। 7 डेज़ एडमिट रही। उसके बाद जब लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा कि हम रिस्क नहीं ले सकते कि कीमो हो और फिर हम 3 हफ्ते रुक के मॉनिटर करें कि बच्चे पे कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम प्रेफर करेंगे कि हम बेबी को पहले ही डिलीवर कर लें। तो 14th ऑफ जनवरी 2020, जबकि मेरे ख्याल से 29 वीक्स हो चुके थे, तब बेबी डिलीवर किया गया। तो हाँ, मतलब इट इज़ टफ, क्योंकि अभी कीमोथेरेपी शुरू हुई है, फिर ब्रेक लग गया, फिर ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया और फिर बेबी को भी जल्दी आना पड़ा। एंड जब बेबी इतनी जल्दी आता है देन देयर इज़ नो ऑप्शन बट फॉर द बेबी टू गो टू द टू द न्यूनेटल ICU। तो तब तुम्हें मतलब एक जैसे रिश्ता जुड़ता है बच्चे के साथ। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको अपने हाथ में लेती है, गोद में लेती है, उसको दूध पिलाती है, तो एक रिश्ता कायम होता है। लेकिन तुम्हारे साथ ये सब हो नहीं पाया। तो उस समय जब तुम्हें लगा कि चलो बेबी तो हो गया, बट आई थिंक यू barely got to see the baby and the baby was shifted out, तब I mean how did you deal with that situation? मुझे ना एक्चुअली कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन मेरे सामने से जाएगी ना तो मुझे उसको देख के बहुत खुशी होती है। बेबी बम्प देख के मुझे बहुत खुशी होती थी। जब मेरी सिस्टर बच्चे को फीड कराती थी तो मुझे उसे देख के बहुत खुशी होती थी। वो कहीं था पहले से ही कि उस चीज़ से बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन अपनी प्रेगनेंसी भी मैंने ऐसे ही प्लान की थी कि ये सब अब मेरे साथ मैं भी करूँगी अपने बच्चे के लिए। लेकिन वो समहाउ नहीं हुआ। वो शायद मैं सोचती हूँ कि ये एक चीज़ है जो मेरी लाइफ में मिसिंग रहेगी, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती थी, लेकिन वो नहीं हुई। इसके जो बॉन्ड बना बेबी का और मेरा, उसका जो एक मीडियम था वो था म्यूज़िक। मैं जब NICU में होती थी तो वहाँ पे मैं जब भी जाती थी तो एक महामृत्युंजय जाप होता है, वो गाती थी। तो पता नहीं कैसे जब मैं ये जाके सिर्फ खड़ी होके गाती थी तो मिहिरांश रो भी रहा होता था तो वो चुप हो जाता था। और मुझे सिस्टर्स बताती थी कि रात को ये बहुत रो रहा था। तो फिर कहती हमने ना यूट्यूब पे ये महामृत्युंजय जाप ये चलाया और ये चुप रहा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो थ्रू आउट वो 2 महीने जो NICU में रहा, उसका और मेरा बॉन्ड सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि म्यूज़िक से ही बना। क्योंकि जब हम KMC देते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप KMC दो, तो उस समय बच्चे का मदर से बॉन्ड बनता है। उस समय मैं कॉन्टिन्यूअस, मेरे को याद है मैं 3 या 4 घंटे बैठती थी और मैं गाती रहती थी। वो सब चीज़ें मिहिरांश अभी गाता है, मैंने उसको सिखाया नहीं, लेकिन वो अभी खुद ही गाता है। वो 3 साल का है, लेकिन वो ये सब मंत्र और ये सब अच्छे से गाता है। तो मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है म्यूज़िक जिसने मुझे और मिहिरांश को बहुत ज़्यादा जोड़ा। सिमिलरली फादर के साथ भी, वो भी जब मैं कीमो होता था, थेरेपी होता था, कुछ भी होता था, तो वो आते थे और वो उसको गाने सुनाते थे, कुमाऊनी, पहाड़ी गाने, कुछ भजन सुनाए। तो वो आज भी कनेक्टेड है। आज भी अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है, बीमार है ना, तो वो आके यहाँ पे ऐसे लेट जाएगा और कहेगा गाना सुनाओ। तो उसको वो कनेक्टेड फील करता है म्यूज़िक से, और हम भी कनेक्टेड है म्यूज़िक से। तो वो म्यूज़िक हमको आपस में बहुत जोड़ने का काम किया। तो मेरे को लगता है यूनिवर्स एक तरीके से एक ज़रिया निकाल ही लेता है कि जिससे कि रिश्ते जुड़े। हाँ, कन्वेंशनल तरीके से ना सही, लेकिन म्यूज़िक इज़ सच अ ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट। तो यहाँ पर मेरे को एक और जो ख्याल आता है कि योर हस्बैंड, सो आई मस्ट मेक अ मेंशन ऑफ हिम। जब भी वो आता था, ही इज़ टू आस्क
the right kind of questions. हम्म, He was very stoic. उसके चेहरे पे कभी भी you would not see any कोई शिकन नहीं दिखती थी, और जैसे कहा जाता था बिल्कुल वैसे ही करते थे. So you know, I want to know more about him. मेरे हस्बैंड, मैं शायद ऐसी हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बोल के बता दूँगी, लेकिन हस्बैंड वैसे नहीं है. जब ये सब हुआ ना, तो मैं पहले कहा करती थी, यार तुम्हें तो मेरे को ऐसे लगता ही नहीं तुम मुझसे प्यार भी करते हो कोई बॉन्ड ऐसा. तो वो कभी बोलने वाला, मतलब बोलने का उनमें है ही नहीं कि वो बोलेंगे. लेकिन जब ये सब इतना लाइफ में हुआ ना, तो मुझे लगा कि सही में बोलना ज़रूरी नहीं है. वो चीज़ मैं फ़ील कर पाई उस टाइम पे कि हाउ मच ही केयर, और कितना सपोर्ट है, कितना प्यार है. आजकल क्या होता है कि जब इंसान अच्छा दिखता है तो सामने वाला उससे अट्रैक्ट होता है. आप सोचिए, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं, आपके बाल हैं ही नहीं, और आप अच्छे नहीं दिख रहे, फिर भी आपको कोई प्यार कर रहा है, आपको उसी तरह से रख रहा है जैसे पहले रहा करते थे साथ में. तो वो ये मेरे को लगता है कि इस समय मुझे एक्चुअली अब तो कुछ भी हो तो मुझे पता है कि ही इज़ द वन हु लव्स मी अलॉट, और मेरे साथ हमेशा ही स्टैंडिंग. जो भी है, शायद बोलना ज़रूरी नहीं होता, वो सपोर्ट हमेशा साथ उनका में रहता है. तो मैंने जो एहसास किया, व्हाट आई गैदर्ड, क्योंकि मैं तो बहुत हर तरह के पहलू देखती हूँ, क्योंकि कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई आने वाला नहीं होता, कोई साथ खड़े होने वाला नहीं होता. बट आई डोंट नो हाउ ही मैनेज्ड इट. मैंने कभी भी नहीं देखा होगा कि तुम अकेली आई हो. आई डोंट नो which office he works in, which has been so accommodative, because he used to be constantly there. And like you said, man of few words, but lot of concern. There were times जब तुम चली जाती थी, वो आके मेरे से पीछे से बात करता था, just to get a grip on the situation, to understand what are the next steps, और वो ऐसा क्या करे तुम्हारे लिए जिससे कि तुम comfortable हो जाओ. And I have never seen, like I said, you know, you've got a beautiful smile, and you have always smiled through the most difficult bits, and I've been kept wondering कि भाई कैसे कर लेती है, how does she do it? वो शायद ये सपोर्ट ही है. मुझे पता है कि मुझे बस चलते रहना है. कहीं गिरूंगी तो कोई ना कोई साथ में पेरेंट्स हैं, पकड़ ही लेंगे. कहीं थोड़ा सा डाउन हुए तो बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ, एक जोक सुना के हंसा देंगे. कुछ अच्छा, उन्हें पता है कि मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, टीवी में कराओके चला दिया तो पता है कि ये गाने लगेगी. तो वो पेरेंट्स भी थे, और इन लॉज भी थे, और हस्बैंड थे साथ में. तो वो सब एक्चुअली मैं बताऊँ, मेरे को पता नहीं चला. मैं ये नहीं कहती कि मैं उसके मतलब मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं उस टाइम को मैंने बड़ा मैनेज किया. मैं एक्चुअली कहूँ तो मुझे पता ही नहीं चला वो टाइम कैसे निकला, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई, वो ताकत कहाँ से आई, वो नहीं पता चला मुझे. बस वो समय था जो सबके साथ मिलके निकल गया. मिहरांज के ऐसा लगता था कि नहीं, मैं वीक नहीं हो सकती, क्योंकि फिर मिहरांज को कौन देखेगा, वो तो बहुत ही कोमल है, छोटा सा है. और फिर ये था कि अगर मैं परेशान होंगी तो मेरे को देख के मेरे फादर और हस्बैंड और मदर सब लोग, मेरे फादर और एक टाइम पे वो भी वीक फील कर रहे थे. उन्हें लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा अपने बच्चे के लिए, तो मैं कैसा पेरेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा. उन्होंने उस समय बहुत वीक फील किया. लेकिन मेरी मॉम वो हमेशा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, वो ठीक हो जाएगी, वो जो भी है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, आती रहती हैं परेशानियाँ, लेकिन वो ठीक हो जाएगी. मैंने अपनी मॉम को रोते नहीं देखा पूरे टाइम. मेरे सामने शायद नहीं देखा, पीछे हुआ कोई ऐसा इंसिडेंट, लेकिन मैंने अपने सामने देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग वीक होंगे तो ये भी वीक हो जाएगी. सिमिलरली मुझे था कि अगर मैं वीक पड़ूंगी कहीं ना कहीं तो फिर ये लोग भी परेशान हो जाएंगे. लेकिन तुम्हारी परेशानियां यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब तुम्हारा बेबी तो था, NICU में था, 2 महीने बाद ही घर लौटा, और
अब बारी आ रही थी, हम प्लान कर रहे थे कि भाई कीमोथेरेपी ख़त्म होगी तो फिर हम सर्जरी करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हारे साथ कुछ होना नहीं था। तो अब क्या हुआ? अब हुआ हम लोग 11th ऑफ मार्च को मेहराज को घर लेके गए बेबी को, और उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करो, रोहिणी में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तो वहाँ चले जाओ तो थोड़ा सा इजी रहेगा तुम्हें भी। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ दिन वहाँ होके आती हूँ मैं। वहाँ गए तो 22 ऑफ मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया, कोविड की वजह से। तो ठीक है, फिर वहीं से रहा। हस्बैंड ने भी मतलब सैटरडेज़ को जो कीमोज होती थी वहीं पे आते थे, और मुझे लेके जाते थे, फिर छोड़ना, ये सब चलता रहा। एक बार डॉक्टर गोपाल ने कहा कि अभी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल आपको कोविड टेस्ट करा के आना है, उससे पहले, कीमो से पहले। तो कोविड टेस्ट कराया, कोई सिम्टम नहीं थे। मेरे को ऐसा लगता है किसी चीज़ के सिम्टम नहीं थे। हाइपरटेंशन कोई सिम्टम नहीं था मुझे, और फिर इसमें कोविड में भी कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन वो पॉजिटिव आ गया, कोविड पॉजिटिव आया। तो बड़ी खुश थी मैं कि भाई 2 महीने मेरा बच्चा वहाँ रहा है, अब तो मेरे साथ ही रहेगा, अब तो मैं उसी के साथ रहूँगी, हम दोनों इन्जॉय करेंगे, ये टाइम हम लोग एक साथ रहेंगे। तो लेकिन कोविड हो गया। फिर अराउंड 15 to 17 डेज़ मैं एक अलग घर में, जो कि खाली था, वहाँ पे रही, और बच्चा मम्मी पापा के साथ रहा। तो और इधर बेबी है, अलग मैं हूँ, और अलग हस्बैंड है, तीनों अलग अलग जगह पे, कोई भी साथ नहीं है। तो एक ये होता है कि चलो पापा है बेटे के साथ, तो थोड़ा सा उसको, लेकिन खैर उस समय उसको इस चीज़ का पता नहीं था, पेरेंट्स, वो समय इसलिए उसके लिए आसानी से निकल गया, लेकिन वो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बड़ा सोच रहे थे कि चलो 2 महीने बाद बच्चा घर आया है, अब साथ में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो फिर से ऐसा कोविड हुआ। वो समय भी निकल गया कुछ पेरेंट्स के सपोर्ट से, हस्बैंड के उससे। फिर उसके बाद दोबारा कीमो स्टार्ट हुई। फिर कीमो स्टार्ट हुई और फिर फंस गए। फिर अब कहाँ जाके फंसे? वो बहुत मुश्किल था, दैट वाज टफ। वो बहुत मुश्किल था। क्यों? एक हमारा मेंटालिटी होती है कि चलो ठीक है, हाथ में चोट लगेगी ठीक हो जाएगा, पैर में चोट लगेगी ठीक, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, हार्ट, अगर उसी का फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, और ये ठीक होगा कि नहीं होगा। अब तो मेरे को शायद कीमो 2-3 हफ्ते पहले से ही मुझे एवरी वीक हो रहा था अब कीमो, तो 2-3 हफ्ते पहले से ही मुझे ना थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग गया। ब्रीदिंग में थोड़ा सा सफोकेटिंग सा लगने लग गया। घर के अंदर ऐसा लगता था एसी चला दो तब भी ऐसा लगता था पसीने पसीने पसीने, क्यों समझ नहीं आ रहा था। डिस्कस किया और लोगों से भी, तो उन्होंने भी बताया क्या पता वीकनेस है, और डॉक्टर गोपाल से भी हुआ बात, तो उन्होंने बोला हाँ और पेशेंट्स को भी ऐसा होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा साइकिल्स हो गए हैं कि मुँह के, तो तुम शायद वीक फील कर रही हो, तो थोड़े से में ही टायरिंग फील करते होगे। पर वो समझ नहीं आ रहा था। एक दिन तो बस मैं बैठी थी और मैंने, डॉक्टर गोपाल आए मेरे सामने, मैंने बोला मैं तो यहाँ बैठ नहीं सकती, मुझे इतनी गर्मी, एसी चल रहा था रूम में और मुझे लगा मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मैं पसीना पसीना। तब उन्होंने मेरा ऑक्सीजन चेक किया, ऑक्सीजन लेवल, तो वो शायद 74-75 के अराउंड था। तो उन्होंने उस समय कुछ इंजेक्शंस दिए और कहा कि अभी कीमो नहीं होगा, अब आप जाके ईको और ईसीजी कराओ। ईको ईसीजी हुआ तो उसमें पता चला कि इजेक्शन फ्रैक्शन 30% रह गया है। तो जब ये रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया वो रिपोर्ट आने के बाद, मैंने बोला ये ऐसा ऐसा है, तो आपने बोला तो फिर बेटर है कि तुम एडमिट हो जाओ। मैंने बोला वो तो मैं नहीं हो सकती, अब मैं बेटे से दूर नहीं रहूँगी। तो आपने बोला कि नहीं ये थोड़ा सा रिस्की है, तो तुम एडमिट हो जाओ। मैंने बोला कुछ और वे आउट निकालो कि मैं अब हॉस्पिटल में नहीं रह सकती जब बच्चा घर में है। तो आपने बोला चलो दवाई ले लो, मेडिसिन लो, कंसल्ट करो और फिर 2-3 दिन में दिखाना। उस समय जब मैं घर जा रही थी ना, फर्स्ट टाइम पूरे ट्रीटमेंट, वो मेरे ख्याल से मई का टाइम था, मई जून का टाइम था, और दिसंबर से लेके जून तक मैंने कभी बहुत वीक अपने आप को फील नहीं किया।
मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा क्या होगा, लेकिन उस टाइम मुझे लगा ये क्या हो गया, अब एक के बाद एक कहीं तो मैं लुढ़कूंगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद इससे आगे ना निकल पाऊँ। तो उस समय घर जाते हुए मैंने अपने हस्बैंड को बोला गाड़ी रोक दो प्लीज़। गाड़ी रोकी उन्होंने और मैं बहुत ज़ोर से रोई मैं बहुत ज़ोर से रोई। तो मेरे हस्बैंड कह रहे क्या हो गया। मैंने बोला मेरे को लग रहा है मैं अब कहीं अटक ना जाऊँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि हार्ट ही फेल हो जाएगा तो बॉडी क्या और रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो दिमाग, तो हस्बैंड ने बोला नहीं तुम इतनी परेशान मत हो। और फिर मैं रो रही हूँ और मैंने हस्बैंड को देखा, मैंने बोला यही तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वीक होंगी तो सब वीक होंगे, यही मैं नहीं चाहती थी और मैं आज वही कर रही हूँ। फिर सब अपने आप को संभाला और वो फिर घर गए, बेटे को देखा, वो सब ठीक हो गया। 2-3 दिन में वैसे भी आराम आ गया। तो ये था कि अपने आप तो शायद अकेले इंसान नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं सोचती थी कि हस्बैंड क्या करेंगे अगर मैं ऐसा वीक हो जाऊंगी, तो हस्बैंड क्या करेंगे, बेटे का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा, तो वो अपने आप निकलता गया। हर प्रॉब्लम आई और हर प्रॉब्लम से बाहर निकलते गए। अच्छा किया तुमने गाड़ी रुकवा के अपना गुबार निकाल लिया। हाँ। तो बबीता फाइनली फिर इजेक्शन फ्रैक्शन तो कम हुआ, लेकिन ये हम जानते हैं कि भाई इजेक्शन फ्रैक्शन वापस भी आ जाता है, क्योंकि वो जो दवाई जिस वजह से हो रही थी वो दवाई विथहोल्ड हो गई और धीरे धीरे बेटर तो होना ही था। लेकिन क्योंकि सर्जरी की बात हो गई थी, सर्जरी की बारी आ गई थी, तो हमने भी एक रिस्क समझाया तुम्हें और बताया कि भाई इसी इजेक्शन फ्रैक्शन में हम सर्जरी करेंगे। रिस्क था, देयर वाज अ रिस्क, बट ऐसे कई पेशेंट्स हम लोग ऑपरेट कर चुके, तो हमने तुम्हें ये सब समझाया उस समय। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, तुमने कभी किसी चीज़ को ना नहीं करी थी, एंड आई थॉट यू एक्सेप्टेड दैट डिसीजन ऑल्सो वेल। और फिर सर्जरी हो गई। तो इस कहानी में मतलब ये जो तुम्हारी पूरी स्टोरी है, मैंने जैसे कहा, इट्स रियली एपिटमाइजेस करेज ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। आसान नहीं है। लेकिन इस पूरे जर्नी में मैं ये भी समझना चाहूँगी कि आप हमारे अस्पताल आई, आप कई लोगों से मिली होंगी, कई डॉक्टर्स, कई नर्सेस, कहीं हमारे सपोर्ट स्टाफ, एवरीबडी हैज़ टू पिच इन। मेरे को लगता है कि वो एक्सपीरियंस को सीमलेस करने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? जब शायद फर्स्ट टाइम कीमो के लिए आई थी, तो दिमाग में था कि हॉस्पिटल है और जाएंगे, सब बहुत अलग तरीके का माहौल, और सब शायद वहाँ पे जो है बीमार होंगे, और इस तरह से मतलब कि एक लगा नहीं था कि आप जाओगे और जो सिस्टर्स हैं वो आप कहेंगी हेलो बबीता। और कभी ऐसा हुआ नहीं था कि भाई आप एडमिट हुए हो या कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमेशा सोचते हो कि कैसा रहेगा वहाँ पे। तो जितने भी स्टाफ थे, जो भी थे, वो बहुत प्यार से, ऐसा लगता था कि जानते हैं, शायद इनको पहले से ही हम जानते हैं, कोई नए नहीं है। और आपसे तो कभी मतलब कि जब फर्स्ट सेकंड टाइम, जब पहली दूसरी बार आपसे मिली होंगी, तो मुझे लगा था कि हाँ डॉक्टर गीता हैं। उसके बाद तो ऐसा लगा कि नहीं, जैसे कि कोई फैमिली में है, या तो मदर फिगर या बड़ी बहन, जिनसे आप कुछ भी पूछ सकते हो। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तुम हमें कुछ भी अपनी बात शेयर नहीं करते हमसे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज़रूरत नहीं लगती, या मैं सोचती हूँ कि मैं अपने तक ही लिमिट रखूँ। आपसे तो मैंने जो मन में आया, जो डाउट्स थे, सब पूछे। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि मिहिरांश NICU में था और मैं बहुत उस समय थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी। तो मैंने सामने से देखा आप आ रहे हो, आपने सामने से आके बोला बबीता मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ और मेरे को लगा डॉक्टर गीता मुझसे मिलने आई है ओ वाह, डॉक्टर गीता मुझसे मिले। तो आपने पूछा कि बेबी कैसा है ये, तो मुझे लगा कि मुझे ये सब कितना प्यार करते हैं, डॉक्टर गीता भी मुझसे कितना प्यार करती है। तो मुझे लगता, एक आपको लगता है ना कि सब लोग आपके लिए खड़े हैं, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग आपसे प्यार करते हैं, तो आपको लगता है नहीं, इस चीज़ से तो अब मुझे शायद यही दिखाने के लिए कि
दुनिया कितनी खूबसूरत है, लोग कितना कंसर्न है एक दूसरे के लिए। मैं आपको 11 बजे भी फ़ोन करती थी तो शायद आप उस कॉल का रिप्लाई ज़रूर करते थे, आप फ़ोन पिक करते थे, बात करते थे। तो आज भी अगर कोई बात होती है ना तो हस्बैंड करते हैं, तुम डॉक्टर गीता को कॉल कर लो। मैं कहती हूँ, मैं कितने दिन डॉक्टर गीता को परेशान करूँगी? नहीं, तुम डॉक्टर गीता को कॉल करो, तुम्हारे मतलब का सेटिस्फैक्ट्री आंसर वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो मेरे को कभी नहीं लगा मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ या किन्हीं अननोन लोगों से के बीच में रहूँगी। मुझे हमेशा लगा कि जैसे मैं जानती हूँ, सभी को जानती हूँ शायद, और सब मुझे जानते हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका नाम कौन है, हाय बबीता, आप बबीता हो? तो वो चीज़ मुझे कभी फील ही नहीं हुई कि अननोन लोगों के बीच में एक घबराहट होती है, वैसा कभी लगा ही नहीं। हमेशा ऐसा लगा कि अपने लोगों के बीच ही जा रहे हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ होती है ऑन्कोलॉजी में, क्योंकि जर्नी लंबी होती है, आप कई डिपार्टमेंट्स में से गुजरते हैं, टाइम भी 7-8 महीने तो लग ही जाते हैं, तो सब लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं एंड एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ ऑन वेरी फ्रेंडली टर्म्स। ये हो ही जाता है और मेरे को लगता है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो अगला जिस दौर से गुजर रहा होता है उसको उस तरह की हैंड होल्डिंग मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बबीता ये जानना चाहूँगी तुमसे, बिकॉज लाइक आई सेड, द करेज स्टोरीज आर मैनी, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ये एक्सेप्टेंस आसानी से नहीं आता, उनको बहुत दिक्कत होती है, वो बार बार यही सवाल करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। कई बारी उनका डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में, कई बारी उनको वो सपोर्ट नहीं होता। तो ऐसी महिलाओं के लिए, क्योंकि यू बिन थ्रू दिस जर्नी, व्हाट इज़ योर मैसेज? तुम्हारा क्या संदेश है इन महिलाओं के लिए जो इस बीमारी से अब जूझ रही हैं? तो उनके लिए क्या संदेश है? मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ ये बीमारी नहीं, वैसे भी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मुझे कैंसर है। जब मुझे हुआ तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, मैं सोची थी नहीं ये कुछ और है, ये कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन एक्सेप्ट करते हो जब आप, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आपको लगता है कि हाँ है, पर ट्रीटमेंट भी तो है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ नेगेटिव होती है, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हम फील नहीं कर पाए थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लेकिन हमेशा लगता है कि अब तो फील कर पा रहे हैं ना, वो बेबी है, तो मतलब नेगेटिव चीज़ें तो वैसे भी है। अगर आप नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव देखोगे तो आपको उसमें से खुशी मिलेगी। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ख़राब? कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो है इससे अच्छा ही होगा, है ना? तो वो थ्रू आउट ठीक है, बाल नहीं है, स्किन अच्छी नहीं है, शरीर में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन था कि फैमिली है मेरे साथ। कुछ भी है, मैं बीमार भी हूँ, मैं शायद खाना नहीं खा पा रही, लेकिन फिर भी मैं अपने लोगों के बीच, अपनी फैमिली में, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए वहाँ बैठी हूँ। वो मुझे देख रहे हैं और उन्हें एक तसल्ली है कि ये ठीक हो जाएगी। वो पॉजिटिव चीज़ें देखने से फिर और चीज़ें पॉजिटिव होती जाती है। नेगेटिव अगर हम देखेंगे तो फिर उसी में घुसते चले जाएंगे, उसी से परेशान रहेंगे। बेसिकली आप बीमार हो तो आपको खुशी चाहिए, वो खुशी ढूंढनी पड़ती है, और वो छोटी छोटी चीज़ों में मिल ही जाती है अगर आप सोचो तो। बिल्कुल सही। छोटी छोटी बातों में कई वो ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर हम पहले ध्यान नहीं देते थे, अब ज़्यादा फोकस में आती हैं और लगता है कि उसमें भी खुशी है। तो हमें अपनी खुशी अलग अलग जगह पार्क करनी होती है, और यूनिवर्स भी फिर कोशिश करती है कि आपके पास और खुशियाँ भेजे और आप और आबाद हो जाएं। तो इस नोट पे मैं क्योंकि तुमने कहा आई ऑल्सो लव म्यूज़िक एंड यू आर अ म्यूजिशियन par excellence, I would definitely like you to sing a couple of lines before we finally call it a day. ज़रूर, ये आपके लिए। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा।
थैंक यू बबीता, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो अभी आपने सुना बबीता जी को और उनकी स्टोरी ऑफ करेज। ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस बीमारी से जूझ रही हैं और मैं चाहूँगी कि वो इस कहानी से प्रेरणा लें और ये ना सोचे कि कैंसर का मतलब ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको केवल एक रोड ब्लॉक मानिए और ये सोचिए कि जब कैंसर की जर्नी ख़त्म होती है ना, तो ये मत पूछिए कि हम नॉर्मल हो जाएंगे, ये पूछिए क्या नॉर्मल से भी बेहतर हो सकते हैं। और मेरा जवाब इसका है कि हाँ, आप नॉर्मल से भी बेहतर हो सकते हैं और वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आपने शायद पहले कभी ना किया हो। थैंक यू।